देखो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी काफी सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करता है। सिविल सर्विस का एग्जाम हो गया, आईएएस आईपीएस ऑफिसर जिसके बनते मई में, जिसका प्रीलिम्स है, और सीडीएस का एग्जाम भी यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। इसलिए काफी बार हमको जो प्रश्न सीडीएस में पूछे जाते हैं और आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें अपन को सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। जो सीडीएस के एग्जाम में हो रहा होता है उससे काफी अपन को एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आ जाता है कि किस तरह से चीजें चल रही है। इसलिए बीते सप्ताह जो सीडीएस का एग्जाम हुआ उसके हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखना अपने लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत ज्यादा तथ्यात्मक और बहुत अच्छे खासे डिफिकल्ट लेवल की चीजें पूछी जा रही थी। मुझे लगता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा अपने एक्चुअल प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो अपन आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और पूरी चीजों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले अपन लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास की, हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसको एक बार अपन पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से संबंधित है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो कि रुद्रदामन ने बनवाया था। अब आप लोगों को पता है कि भारत के प्राचीन इतिहास में बहुत सारी ऐसी डायनेस्टी थी जो मौर्योत्तर काल में शासन कर रही थी। मतलब जब मौर्यों का अंत हुआ तब शासन कर रही थी। तो उत्तर पश्चिम में इंडो ग्रीक थे, इनको मैंने अच्छे तरह से मैराथन में कवर भी किया है। यहां पे आप लोगों को शक देखने को मिलेंगे, यहां पे आपको कुषाण देखने को मिलेंगे, यहां पे आपको पार्थियन देखने को मिलेंगे। तो मौर्योत्तर काल में भारत में बहुत सारी डायनेस्टीज रूल कर रही थी, ये चार उनमें से एक थी। अब यहां पे अपन को शकों की एक वेस्टर्न ब्रांच देखने को मिलेगी जिसको वेस्टर्न शक कहा जाता है। यहां पे अपन को सातवाहन देखने को मिलेंगे, सातवाहन। यहां पे चोला चेरा पांड्या थे, यहां पे चोला चेरा पांड्या थे, साउथ में चोला चेरा पांड्या थे। और ओडिशा के क्षेत्र में आप लोगों को छेदी डायनेस्टी देखने को मिलेगी। ओडिशा के क्षेत्र में जहां पे एक राजा बहुत पॉपुलर होते थे जिनका नाम था खारवेल। तो ये यूपीएससी का फेवरेट एरिया निकल के आ रहा है आजकल। मतलब आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में और सीडीएस के एग्जाम में मौर्यों के बाद का भारत कैसा था, वो बहुत इंटरेस्ट का एरिया बन रहा है। 2-3 क्वेश्चन यहां से आपसे सीडीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं और यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछे ही जाते हैं। तो ये पूरा आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहां पे एक शक डायनेस्टी जो हुआ करती थी, जो भारत में मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया से आई थी, इसके सबसे फेमस रूलर होते थे रुद्रदामन, जैसा कि अपन को पता होगा। और रुद्रदामन ने 2 काम करे थे जो शकों के लिए काफी पॉपुलर है। एक तो इसने सुदर्शन लेक को, सुदर्शन लेक यानी कि सुदर्शन झील को, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, उसका पुनरुद्धार इन्होंने करा था, उसको रिपेयर इन्होंने कराया था। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में इन्होंने संस्कृत में अपनी चीजों को जोड़ा था। तो जूनागढ़ जो अभिलेख है उसमें संस्कृत में अपनी चीजों को जोड़ा था। अब अगर अपन प्रश्न को देखने की कोशिश करते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, यहां पे इंग्लिश हिंदी दोनों में आप प्रश्न को देख सकते हैं। इस शिलालेख की लिपि खरोष्टी और भाषा प्राकृत है। तो ये तो बिल्कुल गलत है। रुद्रदामन ने जो बनवाया था उसमें आपको संस्कृत की चीजें देखने को मिलेगी। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में संस्कृत में उन्होंने चीजों को जोड़ा था। इस शिलालेख में सुदर्शन झील नामक जलाशय के जीर्णोद्धार का उल्लेख है, मतलब उसको रिपेयर कराया था, बिल्कुल सही है। यह एक तिथि रहित शिलालेख है। अब देखो, वैसे तो अगर आप एलिमिनेट करोगे, पहला गलत है तो ए वाला, सी वाला और डी वाला गलत हो जाएगा। आपका आंसर ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, मतलब तीसरा स्टेटमेंट गलत है। लेकिन फिर भी मैं अप्रोच आपको बता देता हूं। अगर आपको रुद्रदामन का टाइम पीरियड पता है कि भाई ये मौर्यों के बाद आया, तो रुद्रदामन के समय जो उसने अभिलेख लिखा उसके बारे में भी आपको टाइम पीरियड पता ही होगा ना। मौर्योत्तर काल में अगर रुद्रदामन आया तो उसके अगर उसका टाइम पीरियड अपन को पता है तो इंस्क्रिप्शन का भी टाइम पीरियड, अभिलेख का टाइम पीरियड भी तो निकल ही जाएगा ना। तो इसका टाइम पीरियड तो अपन को पता है। ऐसा नहीं है कि तिथि रहित शिलालेख ये गलत होता। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड से यह प्रश्न पूछा गया था। अगर अपन और क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं, जैसे आप ये देखो, ये भाई साहब जो पहले वाला था वो इजी कैटेगरी का प्रश्न था, मतलब उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। इसको अपन थोड़ा सा इजी कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन जो ये वाला सवाल है ये बड़ा खतरनाक सवाल था। मतलब एक बार में देख के लगा कि चाह क्या रहा है यूपीएससी। यहां पे देख सकते हो आप, बोवर मनुस्क्रिप्ट। तो बोवर पांडुलिपि, पांडुलिपि होती थी प्राचीन समय में। प्राचीन समय में राइटिंग सिस्टम, मतलब ऐसा तो नहीं था प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो चुका या पेपर का आविष्कार हो चुका, वहां पे चीजों को लिखा जा रहा है।
इंस्क्रिप्शंस पे चीजों को लिखा जाता था, है ना, ताम्रपत्र पे चीजों को लिखा जाता था, है ना, जो पत्तियां होती थी उन पे राइटिंग्स को लिखा जाता था। तो मनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखी गई लिपि, या जो चीज हाथ से लिखी गई है उसको अपन पांडुलिपि या मनुस्क्रिप्ट बोलते थे। यहां पे बात चल रही है एक बोवर मनुस्क्रिप्ट की। अब ये पूछा जा रहा है आपसे कि किस सब्जेक्ट से या किस विषय से संबंधित थी। तो प्राचीन भारत में मित्रों बुद्धिज्म, अगर आप देखोगे बुद्धिज्म जो था वो देश विदेश में पॉपुलर था। कनिष्क जैसे रूलर आए थे, वो बुद्धिज्म को सिल्क रूट पे भी पॉपुलर करने का काम करते हैं। और बुद्धिज्म ने क्या करा था कि व्यापारियों के साथ मिलके अपना नेटवर्क को विस्तार करने की कोशिश करी थी। तो व्यापारी वर्ग बुद्धिज्म को बड़ा सपोर्ट करता था। तो व्यापारी वर्ग अगर जाता था अपने व्यापार को करने के लिए सेंट्रल एशिया में, तो ये बुद्ध भिक्षुओं से भी बोलता था कि हम व्यापार करेंगे, आप बुद्धिज्म का प्रमोशन करना, चलो हमारे साथ। तो व्यापारी वर्ग की मदद से बुद्धिज्म सेंट्रल एशिया के ट्रेड रूट पे यानी कि मध्य एशिया के व्यापारिक मार्ग पे काफी पॉपुलर हुआ था। आप लोग अगर यहां पे देखोगे तो ये पूरा सिल्क रूट का आप लोगों को क्षेत्र देखने को मिल रहा है। और ये आप लोगों को देखने को जो क्षेत्र मिल रहा है, चाइना में कूचा नाम का क्षेत्र है। चाइना तक बुद्धिज्म पहुंच गया था, चाइना के कूचा नाम के शहर में। बाय द वे, जिस के बारे में, जिस पांडुलिपि के बारे में, जिस मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में ये क्वेश्चन पूछा है सीडीएस के एग्जाम में, ये भारत में नहीं मिली है पांडुलिपि। ये पांडुलिपि आपको चाइना में देखने को मिली है, बोवर। जो चाइना में कूचा करके क्षेत्र है वहां पे ये बोवर मैन्युस्क्रिप्ट या बोवर पांडुलिपि पाई गई है, जो बुद्धिज्म के ट्रेवल के कारण वहां पे पहुंची। तो बुद्ध अपने भिक्षु जाया करते थे, तो अपने साथ वो पांडुलिपि ले गए थे सिल्क रूट पे। उस तरीके से ये बोवर पांडुलिपि जो है वो चाइना में पहुंची, जो कि मेडिसिन के बारे में जानकारी देती है, जो चिकित्सा आपका विभाग है उस बारे में जानकारी देती है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का ये क्वेश्चन है, मतलब बोवर मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में लोगों को पता हो वो किस विषय से संबंधित है ना। मतलब अगर आपको पता है ये फैक्ट तो आपको पता है, नहीं तो आप इसको नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन उन्होंने रैंडम पूछ लिया। मतलब भारत भी छोड़ो, भारत से जो बोवर पांडुलिपि जो है चाइना के कूचा रीजन में पूछी, उससे संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो इसको अपन यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए भी याद रखें, जो अपना सिविल सर्विस एग्जाम होता है। ठीक है, तो आप यहां पे पढ़ भी सकते हो। कूचा क्षेत्र सिल्क रूट पर एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था, है ना। तो आप याद भी रखना कि चाइना का कूचा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र निकल के आ रहा है। ये भारत, चीन और मध्य एशिया को जोड़ता था, है ना। जिससे ये स्पष्ट होता है कि भारत से इतनी दूर एक भारतीय संस्कृति पांडुलिपि क्यों मिली। तो आयुर्वेद और बौद्ध ज्ञान भारत से बाहर प्रसार हुआ था। कैसे प्रसार हुआ था कि व्यापारी वर्ग अपने साथ बौद्ध भिक्षुओं को ले जाता था, और वो बौद्ध भिक्षु जब सिल्क रूट पे गए तो उनके साथ भी ये पांडुलिपि चली गई। तो बोवर मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में आप याद रखना, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, कि ये वाला जो क्षेत्र है मौर्यों के बाद का भारत, मौर्यों का पतन हुआ था 185 बीसी में और गुप्ताओं का आगमन हुआ था 319 एडी में। तो ये जो 500 साल का इतिहास है मौर्यों से लेके गुप्ता के बीच का, ये यूपीएससी सीडीएस में भी और आपका जो सिविल सर्विस होता है उसमें, दोनों में ये पूछता रहता है आपसे बार बार। भयंकर क्वेश्चन आते हैं मतलब यहां से। अभी हमने देखा शकों से रिलेटेड, रुद्रदामन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। अब इन्होंने छेदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। तो एक छेदी डायनेस्टी भी होती थी, है ना, जो ओडिशा के क्षेत्र पे, कलिंग के क्षेत्र पे रूल करती थी। अब वैसे तो अशोक ने पूरे कलिंग को कैप्चर ही कर लिया था, आपको पता होगा। कलिंग के बैटल के बाद अशोक ने अपनी युद्ध की नीति को भी त्याग दिया था, लेकिन तहस नहस हो गया था पूरा कलिंग, मतलब लाखों लोग मारे गए थे। एनसीईआरटी में खुद एक पैराग्राफ अशोक के इंस्क्रिप्शन का ट्रांसलेट करके उन्होंने लिखा हुआ है कि अशोक को खुद कितना दुख हुआ था जब लाखों लोग कलिंग के बैटल में मारे गए थे। तो जब अशोक की डेथ हो गई, मौर्यों का अंत हो गया, तो खारवेल राजा छेदी डायनेस्टी के वो राजा थे। अब जो दोबारा कलिंगों को बिल्ड करेंगे, वहां पे अलग अलग गुफाएं बनाएंगे। खासकर उड़ीसा के उदयगिरी क्षेत्र में इन्होंने हाथी गुम्फा गुफाएं बनवाई और रानी गुम्फा गुफाएं बनवाई। वो छेदी डायनेस्टी की काफी पॉपुलर है और सीडीएस के एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग देख सकते हैं यहां पे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो रानी गुम्फा गुफा, तो रानी गुम्फा गुफा के बारे में उन्होंने पूछा है। ओडिशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो रानी गुम्फा गुफा अलंकृत है और इसमें कोई चित्रण या मूर्तिकला नहीं है ना। तो ये एकदम प्लेन है ना, मतलब एकदम प्लेन है। इसमें कोई भी आप लोगों को चित्रकला वगैरह सारी चीजें गुफाओं में देखने को नहीं मिलेगी। रानी गुम्फा गुफा को 2 मंजिल है, तो ये 2 मंजिल है कि नहीं है वो। तीसरा क्वेश्चन, रानी गुम्फा गुफा में एक अंडाकार प्रांगण है, मतलब ओवल शेप का कोर्टयार्ड है।
तो यहां पे सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूं, समझने की कोशिश करो आप। सबसे पहले इन पॉइंट्स को देखो। तो कलिंग वर्तमान ओडिशा में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद स्थापित हुआ था, मतलब इसका दोबारा से पुनरुत्थान हुआ। शिलालेखों में इसे छेदी वंश से जोड़ा जाता है। तो मौर्यों के बाद छेदी डायनेस्टी का, जिसको आप महावेग वाहना डायनेस्टी के नाम से भी जानते हो, तो छेदी डायनेस्टी का एक और नाम आपको यहां पे देखने को मिल रहा है ना। पहली शताब्दी ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत लगभग हुई थी। सबसे प्रमुख शासक जो थे वो इसके खारवेल हुआ करते थे, जिसके बारे में अपन को हाथी गुम्फा अभिलेख से पता लगता है। तो आपने हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में काफी पढ़ा होगा। ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन अपना निकल के आ रहा है, ये छेदी डायनेस्टी या महामेघ वाहना डायनेस्टी के खारवेल राजा से रिलेटेड था, खारवेल राजा से संबंधित था। और हाथी गुम्फा की गुफाओं में यह हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन अपन को खारवेल की जानकारी देता है। हाथी गुम्फा क्यों नाम है? क्योंकि इस गुफा के बाहर आपको हाथी का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, है ना। इसकी भाषा प्राकृत है और इसकी लिपि जो है ब्राह्मी है। जैन धर्म का मजबूत संरक्षण, तो यह बात आप याद रखना कि ये जो छेदी डायनेस्टी हुआ करती थी, ये जैनिज्म को फॉलो करती थी। ये जो राजा हुआ करते थे खारवेल, तो हुआ क्या था कि एक समय जब छेदी डायनेस्टी चला करती थी, यहां पे जिसका भी शासन हुआ करता था, तो जब मौर्यों से पहले मगध में नंद का रूल था, तो यहां से ये लोग क्या कर गए थे कि ओडिशा के क्षेत्र से यहां पे एक ऋषभ देव जो हुआ करते थे, जैनों के पहले तीर्थंकर, है ना, ऋषभ देव जिनका नाम है, उनकी एक मूर्ति हुआ करती थी, उनकी एक आइडियल हुआ करती थी, ठीक है। तो ये लोग आइडियल को, जो नंद रूलर्स हुआ करते थे, जब उन्होंने ओडिशा पे अटैक करा मौर्यों से पहले, तो ये अपने साथ ऋषभ देव का आइडियल भी मगध में ले गए थे। खारवेल इतने कट्टर जैन भक्त थे कि वो मगध पे अटैक करके दोबारा मगध से उस ऋषभ देव के, जो जैनों के पहले तीर्थंकर थे, उसको वापस ओडिशा में लाते हैं। ये मैं बोल रहा हूं, यूपीएससी का आपका सिविल सर्विस में कभी भी ये फैक्ट पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा प्राचीन भारत का रूलर था जो मगध से ऋषभ देव की आइडल को दोबारा लेके आया था ओडिशा में, और उनका नाम है खारवेल, जिन्होंने हाथी गुम्फा, रानी गुम्फा की गुफाएं बनवाई, जिनसे संबंधित इंस्क्रिप्शन है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। जैनिज्म के फॉलोवर थे और ऋषभ देव जी की मूर्ति जो है मगध से लौटा के लाए थे एक प्रकार से दोबारा से ओडिशा के क्षेत्र में, ठीक है। धार्मिक सहिष्णुता थी, सभी धर्मों का सम्मान करते थे, है ना। अशोक की विजय के बाद कलिंग की शक्ति को पुनर्जीवित इन्होंने किया था। ये मैंने आपको थोड़ा सा इस डायनेस्टी के बारे में और छेदी डायनेस्टी के बारे में आपको मैंने बताया, और राजा खारवेल के बारे में मैंने आपको बताया, है ना। तो ये आप देख सकते हो इनके बारे में जानकारी, किंग खारवेल के बारे में। मेघवाहन वंश से आते थे, छेदी डायनेस्टी जिसको कहते हैं, कलिंग पे इनका रूल था, हाथी गुम्फा अभिलेख इनसे संबंधित थे, ऋषभ देव की प्रतिमा को ये वापस लाए थे। ये कोई भी फैक्ट पूछा जा सकता है। ओडिशा की उदयगिरी गुफाओं में स्थित है। तो ये जो रानी गुम्फा आपकी केव है, जिसके बारे में क्वेश्चन सीडीएस ने पूछा, उदयगिरी में ओडिशा में स्थित है, जिसको छेदी डायनेस्टी के रूलर खारवेल ने बनवाया था, है ना। इस परिसर की सबसे बड़ी और सबसे अलंकृत गुफा, 2 मंजिल संरचना आपको देखने को मिलती है। समृद्ध मूर्तिकला, शाही नर्तक, जानवर, सारी चीजें आपको देखने को मिलते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये पूरी डिजाइन आप लोगों को इसमें देखने को मिल रही है। कभी यहाँ पे एनिमल्स हैं, कभी कुछ और श्रृंगार किया गया है। तो ये यहां से आपने क्वेश्चन जो देखा ना आपने, और यहां पे आप ये भी देख सकते हो कि 2 मंजिलें ये आप लोगों को गुफाएं देखने को मिलती है, रानी गुम्फा। तो याद रखना 2 तरह की गुफाएं हैं उदयगिरी के क्षेत्र में, रानी गुम्फा गुफाएं, है ना, और दूसरी आपकी हाथी गुम्फा। ये दोनों उदयगिरी में है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों का कंस्ट्रक्शन खारवेल ने कराया था। समझ में आ रहा है आपको? तो यहां पे ये पूरी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया सीडीएस के एग्जाम में, तो 2 स्टोरी है, 2 मंजिला है, बिल्कुल सही है। क्या इनमें कोई भी चित्रण नहीं है, कोई भी पिक्चर वगैरह नहीं है? एकदम गलत है। तो पहला गलत है, तो ये और ये एलिमिनेट हो गया आपका, और ये भी एलिमिनेट हो गया। सेकंड आपका आंसर हो गया अकेला, और तीसरा वाला आपका गलत होगा, क्योंकि इसका प्रांगण जो है वो ओवल नहीं है, वो रेक्टेंगुलर है, वो आयताकार है। अगर आपको ये जानकारी पता नहीं थी तो भी आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे। आई होप कि ना केवल आप इस केव के बारे में समझ पाए होगे, बल्कि आप लोग समझ पाए होगे छेदी डायनेस्टी के बारे में, आप समझ पाए होगे किस तरीके से हाथी गुम्फा की गुफाएं थी, आप समझ पाए होगे जो खारवेल करके रूलर थे उनके बारे में। तो पूरी डिटेल मैंने आपको दे दी, ताकि यूपीएससी में भी अगर कभी कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता हो। हाथी गुम्फा गुफाओं के बारे में भी दे रखा है मैंने आपको, ये भी उदयगिरी पहाड़ियों में आती है ना।
हाथी के आकार के मुखौटे में इस तरह से आपको चीजें देखने को मिलेंगी आपको, है ना। ये आप लोग देख सकते हो, हाथी गुम्फा गुफाओं के बाहर एक एलिफेंट है, इसलिए इसका नाम हाथी गुम्फा गुफाएं हैं, जो इंस्क्रिप्शन भी कहीं ना कहीं एक देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आते हैं अपन। अब देखो भाई साहब, सीडीएस के एग्जाम में पहली बात तो 80% क्वेश्चन आपसे प्राचीन इतिहास से पूछे गए और 50% के आसपास क्वेश्चन आपसे साइट रिलेटेड पूछे गए, कौन सी जगह कहां पे स्थित है वैसा। और यूपीएससी में भी बहुत आपको साइट रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो मीजोलिथिक साइट है ना, एक बागोर करके मीजोलिथिक साइट है, मीजोलिथिक का मतलब होता है मध्य पाषाण युग, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, वो कहां है। अब इसका आंसर मैं बताऊं उससे पहले आप देखो, सीडीएस में भी पूछा जा रहा है और यूपीएससी में भी कहीं ना कहीं आपसे वही पूछा जा रहा है, कौन सी साइट कहां पे स्थित है। एक क्वेश्चन नहीं, 2019 में भी आया, 2024 में भी आया, आप यहां पे देख सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन 2021 में भी आप लोगों को देखने को मिला और इस तरह का क्वेश्चन 2019 में भी आपको देखने को मिला। मतलब आपका और इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को जो है 19 में भी एक और बार आपको देखने को मिला। तो यूपीएससी आपसे साइट रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है। कभी वो आपसे पैलियोलिथिक साइट पूछ लेगा, मतलब पुरापाषाण युग की कोई आपसे एक शहर पूछ लेगा। मीजोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण, न्यूलिथिक मतलब कि आपकी नवपाषाण, हड़प्पन साइट पूछ लेगा वो आपसे, या अशोक से संबंधित साइट पूछ लेगा वो आपसे। ये बहुत पूछता है यूपीएससी, मतलब अपने सिविल सर्विस एग्जाम में, और सीडीएस में भी पूछा जा रहा है। तो भाई प्लीज इसको आप अच्छे तरह से समझ लो, मैं थोड़ा डिटेल में इसको समझा देता हूं आपको, है ना। जैसे यहां पे आपसे पूछा गया बागोर के बारे में। अब बागोर भाई साहब एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मीजोलिथिक साइट होती थी, यानी कि मध्य पाषाण युग की साइट होती थी। सबसे पहले एक बेसिक जानकारी मैं आपको बता देता हूं। पैलियोलिथिक, यहां पे आप देख सकते हो कि पैलियोलिथिक यानी कि पुरापाषाण, मीजोलिथिक मतलब मध्य पाषाण और नियोलिथिक मतलब नवपाषाण। तो इन तीनों युगों में क्या अंतर था? यहां पे शिकारी संग्रहण करता चलता था, हंटर गैदरर। यहाँ पे थोड़ा सा घास वास के मैदान आ गए थे और पशुपालन वगैरह शुरू हो गया था, और यहाँ पे एग्रीकल्चर आ गया था, यहाँ पे कृषि आ गई थी। समझ में आ रहा है आपको? तो अलग अलग साइट अपन को देखने को, मतलब अलग अलग पीरियड है और अलग अलग पीरियड की अलग अलग साइट अपन को देखने को मिलती है। अभी अपन से जो पूछा जा रहा है वो मीजोलिथिक साइट बागोर के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि राजस्थान में थी। अब एक और है साइट, ये BAGOR साइट है बागोर, है ना, जो कि राजस्थान में थी मध्य पाषाण युग में। और एक और थी बाघोर, ये आपको यूपी में देखने को मिलेगी। यूपी में एक सोहम वैली करके आती है, वहां पे आपको देखने को मिलेगी। मतलब एक बेलन वैली आती है, बेलन घाटी आती है, बेलन वैली, वहां पे आपको बेलन वैली में, बेलन घाटी में एक बाघोर साइट देखने को मिलेगी। तो धन्य सीडीएस का कि उसने राजस्थान के साथ यूपी का नहीं दिया आपको, नहीं तो GH और G में कंफ्यूज होकर कई सारे बच्चे यूपी भी लगा सकते थे, तो उनका गलत हो जाता। तो अच्छा है यूपी नहीं दिया, अकेला राजस्थान दिया था, तो राजस्थान में साइट है। यहां पे आप और भी साइट देख सकते हो, और इस पूरे मैप को आप लोग डाउनलोड कर लेना, है ना। मैं तो कह रहा हूं इस पूरे मैप को आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से, है ना। ये पूरी PDF आप डाउनलोड कर लेना। पूरी की पूरी मीजोलिथिक साइट मैंने दी है आपको मध्य पाषाण युग की, जो यूपीएससी भी पूछता रहता है। यहां पे आप बागोर देख सकते हो, तिलवारा देख सकते हो, ये दोनों राजस्थान में हुआ करती थी आपकी साइट, है ना। फिर आप देख सकते हो कि कुछ इंपोर्टेंट साइट जैसे कि चौपानी मांडो, है ना, सराय नहर राय, है ना। तो ये पूरी साइट आप लोगों को जो है देखने को मिलेंगी बेलन वैली यूपी में, बेलन वैली यूपी में, है ना। और एक आप लोगों को भीमबेटका और आदमगढ़ देखने को मिल रही है, ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो यहां पे यूपीएससी ने जो है आप लोगों से साइट रिलेटेड, मीजोलिथिक साइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, ये आप पूरा डाउनलोड करके देख सकते हो। ये राजस्थान का बागोर है ना। ये सबसे पुरानी मीजोलिथिक, सबसे लार्जेस्ट, भारत की सबसे बड़ी मीजोलिथिक साइट है, इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया, है ना। वो और भी इंपोर्टेंट साइट है बेटा, है ना, जैसे कि राजस्थान की भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में बागोर की साइट पाई जाती है आपकी, है ना। यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर वगैरह देखने को मिले। यहाँ पे शीप और गोट का मतलब एक प्रकार से पशुपालन आपको देखने को मिला, जो कि होने ही लगा था मीजोलिथिक पीरियड में। ठीक है कि नहीं है? अब यहाँ पे और भी इंपोर्टेंट साइट है, मैं कह रहा हूं कि ये पूरी याद कर लेना जो आपको स्क्रीन पे मैंने दे रखी है। राजस्थान में बागोर और तिलवारा थी, मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़ थी। यहां से पेंटिंग्स देखने को मिली अपन को भीमबेटका और आदमगढ़ से,
ये दोनों मीजोलिथिक साइट है। हालांकि भीमबेटका की गुफाएं आपकी पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि पुरापाषाण काल में भी होती थी। बेलन वैली यूपी में जो इंपोर्टेंट साइट थी, जैसे कि चौपानी मांडो, सराय नहर है ना, महादहा, लेखैया, बाघोर, ठीक है, तो ये साइड भी आप याद कर लेना, ये यूपीएससी में आपसे पूछा जा सकता है। मैं मानता हूं कि थोड़ा फैक्चुअल पार्ट निकल के आ रहा है ये, लेकिन अब एग्जाम का पैटर्न वैसा है तो अपन को करना पड़ेगा, है ना। बेलन घाटी की साइट, मध्य प्रदेश की साइट और राजस्थान की मध्य पाषाण युग की साइट आप याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। ये ट्रिक भी मैंने थोड़ी सी आपको बना के दे दी है, चौसा माले, तो ये आप यूपी की बेलन वैली की गंगा घाटी की साइट को आप याद रख सकते हो। ये पूरी साइट पे बेलन वैली की जो होती थी वहां पे राइस का कल्टीवेशन चालू हो गया था, चावल की खेती, इसलिए अपन को पता होना चाहिए। अब अभी तो मैं आपको जल्दी जल्दी में बता रहा हूं, डिटेल में नहीं जा पा रहा। अब मेरा एक प्रश्न है, क्या हमें प्राचीन भारत के सभी महत्वपूर्ण साइट के ऊपर एक लेक्चर ले लेना चाहिए? यदि यूपीएससी सीडीएस बार बार चीजें यहां पे मौजूद हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा और ये अपन को लेना चाहिए क्या, तो फिर अपन एक लेक्चर साइट्स के ऊपर भी प्लान कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले और क्वेश्चंस को करने से पहले आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे देता हूं। तो यहां पे आप जो स्क्रीन पे देख सकते हो, ये अनअकैडमी के टॉपर्स हैं, जो कि रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री जी हैं, हिंदी मीडियम के टॉपर, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़ के आए, दोनों भाषा में, है ना। मतलब हिंदी मीडियम की बेस्ट रैंक निकल के आई है इस बार रविराज जी की, तो दोनों अनअकैडमी से पढ़े हैं। आप अभी केवल 1 साल का सब्सक्रिप्शन 12 महीने का 19,999 में ले सकते हो। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो अगर आप बढ़िया तरह से पढ़ना चाहते हो तो इस कोड को इस्तेमाल आप कर लेना, अनुज यूपीएससी, और आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को चालू कर सकते हो। 12 महीने का, 15 महीने पे 3 महीने फ्री, इस तरह से जो भी आपको सूटेबल है प्राइस पॉइंट। और जैसे 24 महीने का सब्सक्रिप्शन केवल 25,000 रुपये का आ जा रहा है ना। तो इस कोड का इस्तेमाल करके आपको सारी चीजों का डिस्काउंट मिल जाएगा और बैचेस वगैरह भी आप लोगों के तैयार हो रहे हैं। अनुज यूपीएससी मेरा कोड है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखने की कोशिश करते हैं कि आगे चीजें कैसी चल रही हैं, आगे चीजें कैसी चल रही हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। अभी हमने जो क्वेश्चन करा वो ये था, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, मीजोलिथिक साइट अपना बागोर हो गया। अगला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगला क्वेश्चन आपसे नियोलिथिक साइट पूछ लिया, है ना। अगला आपसे पूछ लिया कि भैया अब नवपाषाण काल की साइट बताओ। देख रहे हो आप, मतलब एकदम बैक टू बैक क्वेश्चन। और पिट ड्वेलिंग कहां पे होते थे? पिट ड्वेलिंग मतलब जब आप जमीन के अंदर गड्ढा खोद के घर बनाते हो, वो घर कहां पे मिलते थे? तो वो घर भाई साहब, ये बहुत उतना डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन नहीं है, ये बुर्ज होम में, जो कि कश्मीर में एक जगह है, वहां पे मिलते थे। अभी थोड़े दिन पहले मैंने जब यूपीएससी के लिए 2 अप्रैल को मैराथन दी थी, वहां पे मैंने पूरा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताए थे यूपीएससी की, तब बुर्ज होम के बारे में बताया था। और ये देखो पिट हाउस लिखा था मैंने वहां पे, है ना। और नियोलिथिक साइट है नवपाषाण युग की, ये भी मैंने लिखा था। तो ये एक छोटा पॉपुलर फैक्ट है, मतलब, है ना। उसके बाद ही सीडीएस के एग्जाम में ये पूछा गया था, है ना। तो अपन ने कवर भी किया था इसको, ये बुर्ज होम इसका आंसर होगा। अगर आपको पूरी की पूरी, और आप देख सकते हो 2019 का ये जो क्वेश्चन था बुर्ज होम, है ना, यूपीएससी का, यहां पे लिखा था रॉक कट सिरिंज, यानी कि रॉक कट गुफाएं, जो कि गलत था, क्योंकि यहां पे रॉक कट गुफाएं नहीं, बल्कि यहां पे आपको पिट हाउसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नियोलिथिक साइट से संबंधित था। अगला क्वेश्चन फिर देख लो आप, सेम क्वेश्चन आ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन भी क्या है, ताम्रपाषाण युगीन आहड़ संस्कृति की पहचान कहां की गई है? समझ रहे हो आप? तो पहले आपसे पूछा मीजोलिथिक मतलब मध्य पाषाण, फिर आपसे पूछा नियोलिथिक जब एग्रीकल्चर आ गया मतलब नवपाषाण, अब आपसे पूछा जा रहा है चालकोलिथिक आहार कल्चर, यानी कि ताम्रपाषाण संस्कृति। तो आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता के समय एक और संस्कृति देखने को मिलेगी, जिसको ताम्रपाषाण संस्कृति बोलते हैं, चालकोलिथिक एज बोलते हैं। ताम्रपाषाण का मतलब होता है जब तांबे का, यानी कि मेटल का यूज भी हो रहा है और पत्थर के उपकरणों का यूज भी हो रहा है। तो एक ऐसा समय था जब आपको मेटल्स का यूज भी देखने को मिलेगा, यानी कि आपको तांबे का यूज भी देखने को मिलेगा, और आपको उसके साथ साथ जो है पत्थर के उपकरणों का यूज भी देखने को मिलेगा। तो एक आहड़ संस्कृति होती थी, वो कहां थी? अब यहां आप एक देखोगे, अगर चालकोलिथिक साइट जो अपन लोगों को कवर करना होता है, मैंने अपनी मैराथन में भी कवर कराया इसको, एंशिएंट हिस्ट्री की मैराथन में आप देखना, तो यहां पे एक आहर संस्कृति आ रही है। आहर संस्कृति कहां पे देखने को मिल रही है अपन को? राजस्थान के क्षेत्र में देखने को मिल रही है। और अगर अपन को पता है कि राजस्थान का क्षेत्र है, तो भैया कृष्णा और तुंगभद्रा तो दक्षिण में बहती है, ब्रह्मपुत्रा आसाम वगैरह वाली कहानी चली गई अपनी, है ना। गंगा घाटी यूपी वाले क्षेत्र में चला गया,
है ना। तो एक ही ऑप्शन बचा अपना, बनस एंड बैराज रिवर सिस्टम। अगर आपको पता है कि आहड़ संस्कृति जो है अपन को राजस्थान में देखने को मिलेगा, मतलब आहड़ एक क्षेत्र है जो कि राजस्थान में मौजूद है, यहां पे आप देख सकते हो, तो अपन बाकियों को एलिमिनेट करके इस तक आंसर तक पहुंच सकते थे। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? अपन इस तक आंसर तक पहुंच सकते थे। तो आप देखो, जो ये है सरायू नदी और गंगा नदी, ये तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है ना। कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, ये तो कर्नाटका और आंध्रा में कहानी चली गई है ना। अगर आप बनस और ये बात करो तो ये राजस्थान की नदियां हैं। ब्रह्मपुत्रा, ये तो आसाम की कहानी चली गई है। तो अगर अपन को पता था कि कौन कौन सी मेजर नियोलिथिक साइट है, कौन कौन सी पैलोलिथिक साइट है, कौन कौन सी साइट चालकोलिथिक साइट है, तो अपन राजस्थान वाली साइट को याद रख के इस तक पहुंच सकते थे। लेकिन बेटा मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा एज ए टीचर कि ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे इस बार सीडीएस की परीक्षा में। मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए हैं, लेकिन एंशिएंट से भर भर के फैक्ट पूछे अपन ने। लेकिन ये पेपर का पैटर्न जो है अपन को सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में भी देखने को मिलता है। देखो भाई साहब, मैं बोल रहा हूं साइट अपन को याद करना होगी, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब पागल एकदम सारी, मतलब टॉपिक ही नहीं बचे थे इनके पास कुछ भी, तो सारे के सारे वो देखो फिर नियोलिथिक साइट आ गई आपकी, है ना। कौन सी इनमें से एक नियोलिथिक साइट है, मतलब आपको नवपाषाण युग में देखने को मिलती है। अब भीमबेटका तो पैलोलिथिक और मीजोलिथिक पीरियड में थी, है ना। आदमगढ़ भी आप लोगों को जो है भीमबेटका के पास ही देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में, ये भी मध्य पाषाण युग में था, है ना। उतनूर करके जो आपको साइट दक्षिण भारत में देखने को मिलेगी, है ना। तो ये उतनूर करके एक साइट आप लोगों को देखने को मिल रही है आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, है ना। यहाँ पे गोबर के कंडे से जो बनाया जाता था आपका ऐश माउंड, यहाँ पे गोबर के कंडों का जला के एक ऐश माउंड बनता था, उसका एविडेंस आपको उतनूर में देखने को मिला है। तो ये पूरी साइट आप याद कर लो भाई साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है। पुरापाषाण युग की जितनी भी साइटें, मीजोलिथिक यानी कि मध्यपाषाण, नियोलिथिक मतलब कि नवपाषाण, चालकोलिथिक मतलब कि ताम्रपाषाण, हड़प्पा और अशोक से संबंधित याद कर लो। पूछ रहा है बार बार, आ रहा है बार बार प्रश्न वहां से, ठीक है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखोगे तो वो भी उसी से रिलेटेड होगा। लो भाई दोबारा आ गए घूम फिर के अगेन साइट कोरामंडल कोस्ट पे, है ना। कोरामंडल कोस्ट आपको पता होगा ना, तमिलनाडु और आंध्रा के क्षेत्र पे कोलम आपका ये है कोरामंडल कोस्ट, जिसको पहले चोलामंडल बोला जाता था, फिर पुर्तगालियों और ब्रिटिश ने उसको कोरोमंडल बोलना चालू कर दिया। चोल जहां पे थे, तो चोल जो साम्राज्य हुआ करता था वो यहीं पे तो होता था ना। तो चोल साम्राज्य की अगर बात चल रही है तो कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड आना चाहिए। तो कौन सा एक ऐसा लिंक करते हुए अपन को व्यापार मार्ग देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा स्थल जो कि व्यापार करवाता था, है ना। तो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार चलता था चोलास का, तो कौन सा ऐसा पोर्ट है, कौन सा ऐसा बंदरगाह है? वो अरीकमेडु है, ताम्रलिप्ति है ना, या मुसिरिस है, वो कौन सा है? बेटा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। इसका आंसर आप लोगों को जो है अरीकमेडु देखने को मिल रहा है ना। और ये बाकी के अलग अलग जगह होते थे, जैसे कि ताम्रलिप्ति आपका जो पोर्ट होता था वो बंगाल में होता था, है ना। और मुजिरिस जो होता था ये चेरास का होता था, तो ये आपका केरला के क्षेत्र में होता था। तो इसका आंसर आप लोगों का अरीकमेडु हुआ करता था। इंपॉर्टेंट लोकेशन और इंपॉर्टेंट पोर्ट्स अपन को पता होना चाहिए। 2023 के एग्जाम में यूपीएससी ने भी इस तरह का क्वेश्चन बंदरगाहों से संबंधित पूछा था सिविल सर्विस के एग्जाम में, और सीडीएस में भी पूछा जा रहा है। सीडीएस और यूपीएससी में काफी क्लोज कनेक्शन चल रहा है, इसलिए मैं आज का पेपर का एनालिसिस आपका लाया हूं, है ना। तो आप इनके बारे में अगर पढ़ना चाहते हो डिटेल से तो पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई साहब, फाइनली यूपीएससी ने, मतलब सीडीएस की परीक्षा में कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया, फैक्ट 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 चल रहा था अभी तो गुप्त कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त राजाओं ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक और परमेश्वर जैसी उपाधियों को धारण किया। गुप्त राजाओं ने परम देवता और परम भगत जैसी उपाधियों के माध्यम से सेवक को देवताओं से जोड़ा था। तो देखो गुप्त जो थे इनको वैश्य माना जाता था, है ना। ऐसा कहा जाता था कि गुप्त जो है वो वैश्य वर्ण से आते हैं। अब अगर वैश्य वर्ण से कोई भी आ रहा है तो भाई उसको बहुत दिक्कत आएगी जनता को समझाने में। जनता पूछेगी कि तुम क्षत्रिय नहीं हो तो तुम कहां से शासन कर पा रहे हो, तुम तो वैश्य हो, तुम तो जाओ व्यापार करो। तो जनता को यह बात कन्वे करने में बहुत दिक्कत आती, इसलिए जो ये थे गुप्त रूलर थे,
इन्होंने अपने आप को ईश्वर से जोड़ना चालू किया और इस तरह के टाइटल्स को लेना चालू किया ताकि कोई व्यक्ति सवाल ही ना उठा पाए। तो बड़े बड़े टाइटल्स इन्होंने क्यों लिए थे? ताकि कोई व्यक्ति हमारे वैश्य होने पे सवाल ना उठा पाए। और ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणों ने भी गुप्त रूलर्स की इसमें बड़ी मदद की थी कि हाँ भाई साहब, आप तो जो है क्षत्रिय ही हैं और आप ये पूरे टाइटल्स को लीजिए। इसलिए ब्राह्मण्स को काफी ज्यादा लैंड ग्रांट यानी कि भूमि का अनुदान करा था गुप्ताज ने। ठीक है कि नहीं है? तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने सही थे। अब अगेन साइट रिलेटेड क्वेश्चन, जोगाड़ा कर्नाटक है ना, मतलब जोगाड़ा इंस्क्रिप्शन अशोक का इतना पॉपुलर है ना, कर्नाटक में था, बिल्कुल गलत है, उड़ीसा में था। तो पहला गलत है तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। तीसरा दोनों में आ रहा है तो तीसरा सही हो गया आपका, है ना। अब ये बहापुर कहां पे है? नई दिल्ली में है, बिल्कुल। बहापुर एक माइनर रॉक एडिक्ट है ना, मतलब एक छोटा आप लोगों को शिलालेख देखने को मिलेगा जो मतलब एकमात्र अशोक का इंस्क्रिप्शन दिल्ली के क्षेत्र में पाया गया है, उसमें से बहापुर भी एक है। तो 2 और 3 इसका करेक्ट है। आप लोग अशोक के इंस्क्रिप्शंस को यहां पे देख सकते हो, है ना। 14 तो अशोक के बड़े बड़े जो होते थे अभिलेख होते थे, कुछ छोटे होते थे, कुछ मीडियम साइज के होते थे। वो पूरा मैंने आपको जानकारी दे रखी है, एक बार आप उनको पढ़ लेना। यहां आप बहापुर देख सकते हो, ये आप लोगों को दिल्ली के क्षेत्र में देखने को मिलेगा जो अशोक का इंस्क्रिप्शन हुआ करता था। तो ये पूरा आप पढ़ सकते हो बेटा, है ना। ये पूरा पढ़ सकते हो आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके सारी साइट्स को, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। आप देखो कि एक बार अपने सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि भाई साहब अशोक के शिलालेख में चित्र भी आपको देखने को मिले, अशोक का नाम भी देखने को मिले, वो कहाँ है? तो वो कंगनहल्ली में था, है ना, कर्नाटका के कंगनहल्ली में था। तो अशोक से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थान है उसके बारे में भी यूपीएससी पूछ रहा है। सीडीएस में भी पूछा 2026 में, और 19 में भी आया था, और भी आते रहते हैं इस तरह के क्वेश्चन। एक और आपसे पूछा जा रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन था, ओरई के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, ओरई। और ये पूरी चीजें अपन प्लस क्लासेस में डिटेल में पढ़ते भी हैं, याद भी करते हैं। तो आप अभी इस बात की टेंशन मत लो कि ये तो सर मुझे आ नहीं रहा, वो नहीं आ रहा। मतलब करते हैं अपन सारी चीजों को प्लस में कवर, भले वो फैक्ट हो या भले वो कॉन्सेप्ट हो, मतलब आपको रट जाता है। अगर कोई प्लस बच्चा ये पूरे लेक्चर्स को देख रहा है तो वो कमेंट करके बता सकता है कि कितनी आसान हो गई है, मतलब वहां पे उनके लिए चीजें। ठीक है कि नहीं? तो औरई करके क्या था? तो औरई एक प्रकार के सिक्के होते थे। रोमन साम्राज्य के साथ जब हमारा व्यापार चलता था तो गोल्ड के सिक्के जो रोमन साम्राज्य के चलते थे उनको औरई कहा जाता था। और ऐसे कई सारे सिक्के अपन को चोला और पांडास के यहाँ पे देखने को मिले हैं, क्योंकि हम रोमन साम्राज्य के लोगों को मसाले वगैरह देते थे, हम रोमन साम्राज्य के लोगों को मोती वगैरह देते थे, उसके बदले में हमारे पास गोल्ड के सिक्के आया करते थे उनकी तरफ से, जिनको औरई कहा जाता था। ठीक है कि नहीं है? ये आपको देखने को मिल रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया बसोली, ठीक है कि नहीं है? बसोली, तो ये कहां की पेंटिंग है बेटा? ये बसोली करके जो पेंटिंग है ये ओरिजिनली जम्मू कश्मीर की पेंटिंग है, जिसको 3-4 साल पहले जीआई टैग भी मिला था। लेकिन ये एक प्रकार की पहाड़ी पेंटिंग्स जो होती थी उसका डेवलपमेंट होकर ये हिमाचल प्रदेश में भी पहुंची थी, है ना। तो हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेगी आपको ये पेंटिंग बसोली, है ना। इस तरह की पेंटिंग्स होती है जिसमें आंख आप देख सकते हो कि एकदम दिखाया जाता है उसको, बोल्ड, बहुत सारे कलर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बसोली पेंटिंग आपको वहां देखने को मिलती है। इसका ओरिजिनेशन जम्मू कश्मीर में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में भी ये पॉपुलर है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था। मगध के बारे में पूछा जा रहा था कि सबसे शक्तिशाली क्यों था? उत्पादक कृषि क्षेत्र में होना, बिल्कुल गंगा घाटी में था तो कृषि तो होती थी। लोहे की खानी, बिल्कुल वहां पे लोहे की खाने भी थी। हाथियों का उपलब्ध होना, घने जंगल भी थे तो हाथी भी मिल जाते थे। ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, लग रहा होगा आप लोगों को, है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्यों? चलो भैया, प्राचीन इतिहास खत्म हुआ। साइट साइट साइट, कभी मीजोलिथिक, कभी नियोलिथिक, कभी चालकोलिथिक, कभी पैलियोलिथिक साइट पूछ रहा है, कभी अशोक से रिलेटेड, कभी कोई बंदरगाह पूछ लिया। यही था भैया प्राचीन इतिहास में, और यूपीएससी में भी यह पैटर्न आपका सिविल सर्विसेज में फॉलो हो रहा है। रेहाला नाम की किताब, अगेन अपन सभी को पता है, इब्न बतूता ने लिखा था। इब्न बतूता, है ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया था। फिर ये साउथ में विजयनगर एम्पायर में भी गया था। दिल्ली में इसको काजी की उपाधि भी मिली थी। इसने रेहाला नाम की किताब लिखा था। ये मतलब बहुत पॉपुलर फैक्ट है, तो इसको आप मिस नहीं कर सकते थे। इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं है ना। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत डायरेक्ट है। अगर आप बसव्वा के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा कल्चरली
कलचुरी साम्राज्य हुआ करता था, वहां पे बसव्वा पहले एक मंत्री हुआ करते थे। बाद में इन्होंने वीर शैवा और लिंगायत आंदोलन को शुरू किया था। लिंगायत के बारे में यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। लिंगायत को लेके कर्नाटका में काफी आंदोलन भी चलता रहता है। लिंगायत जो है अपने आप को कभी कभी हिंदुइज्म से अलग करने की बात भी करते। लिंगायत शिवलिंग धारण करते, वो मंदिर में जाके पूजा नहीं करते शिवलिंग की, बल्कि वो शिवलिंग खुद धारण करते। मैं भी अभी बेंगलोर कर्नाटका में रहता हूं, तो काफी बार ऐसे लोगों से मेरे को देखने को मिला कि उनके गले में एक प्रकार का, आप इंटरनेट पे जाके सर्च करना, लिंगायत जो लिंग पहनते हैं, शिवलिंग पहनते हैं, वो फोटो तो एकदम वैसे ही देखने को मिला था मुझे। और ये लोग हिंदुइज्म से अपने आप को अलग करने की, वो भी कभी कभी लिंगायत की डिमांड रहती है, क्योंकि थोड़ी चीजें उनमें अलग है। जैसे कि उनमें दाह संस्कार जो होता है हिंदूज में, वो नहीं होता है लिंगायत्स में। दाह संस्कार की जगह वो मृतकों को गाड़ने की प्रथा होती है। और लिंगायत ये मानते हैं कि कभी भी रीबर्थ नहीं होता है ना, मतलब पुनर्जन्म नहीं होता है। किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा जाके शिव में मिल जाती है ना। तो वो लिंगायत के बारे में यूपीएससी ने पूछा था, जिसको अपन वीर शैवास के नाम से भी जानते हैं। हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस वीर शैवा और लिंगायत में है, लेकिन इन दोनों आंदोलन की शुरुआत बसव्वा ने की थी। उस अंतर के बारे में अपन जानेंगे कब, जब अपन मध्यकालीन भारत की मैराथन लेंगे। अभी प्राचीन भारत तो कंप्लीट कर लो पहले। मॉडर्न, 2 क्वेश्चन थे आपके मध्यकालीन से। मॉडर्न की अगर मैं बात करूं, आधुनिक की, तो यहां पे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। बच्चों को पता होगा, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जिस शब्द से शुरुआत करी थी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। तो भाई और बहनों जो है वो मोदी जी का नहीं, बल्कि बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात आपको? तो ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फैक्ट नहीं है, अपन को पता होना चाहिए। ये भी उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। निम्नलिखित में से किसे राजगुरु कहा गांधी जी ने? तो गांधी जी के जो पॉलिटिकल मेंटर थे, जो राजनीतिक गुरु थे, सरप्राइजिंगली वो मोहम्मद अली जिन्ना के भी थे पॉलिटिकल मेंटर, जिसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। एक गोपाल कृष्ण गोखले के चेले ने देश को आजाद करवाया, देश को बनाया, और दूसरे ने देश का विभाजन कर दिया। मतलब मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद अली जिन्ना की। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इनफैक्ट गांधी जी इन्हीं के हिसाब से शुरुआत के 3-4 साल चले थे। गांधी जी ने भारत में आके कोई आंदोलन शुरू नहीं किया एकदम से डायरेक्ट, वो होम रूल मूवमेंट से डायरेक्टली नहीं जुड़े, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले का उनको ये कहना था, पहले आप देश का टूर करके देश की स्थिति को समझो, फिर आप और कुछ करना। स्वदेशी आंदोलन का जन्म विभाजन विरोधी आंदोलन से हुआ था, जो बंगाल के विभाजन से ब्रिटिश फैसले का विरोध कर रहा था। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन इसलिए तो शुरू हुआ था। अरविंदो घोष इस बात के पक्ष में थे, इस आंदोलन को भारत के शेष भागों तक फैलाया जाए और केवल स्वदेशी और बहिष्कार के कार्यक्रम से आगे बढ़ के एक राजनीतिक जनसंघर्ष का रूप ले लिया जाए। तो देखो, एक होते थे उदारवादी। उदारवादी बोलते थे कि भैया ब्रिटिश को ज्यादा परेशान नहीं करना है, केवल बंगाल में इस आंदोलन को करो और केवल ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करो। दूसरे होते थे उग्रवादी, वो कहते थे हम तो करेंगे ब्रिटिश को परेशान, वो कहते थे हम तो बंगाल के बाहर इस आंदोलन को ले जाएंगे और केवल ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम तो ब्रिटिश संस्थानों का भी बहिष्कार करेंगे। अब उग्रवादी नेता ही थे अरविंदो घोष, एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर ही थे, तो इन्होंने ये प्रपोज किया था आपका, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में आप ये पढ़ते हो, तो दोनों स्टेटमेंट अपने सही है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन है। देखो मित्रों, अगर बहुत ही जटिल क्वेश्चन आ रहे ना, तो आप ये मत घबराओ कि आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा। मैं कह रहा हूं 99% बच्चों से वो क्वेश्चन नहीं बनना। अब वो तुक्के में उनका सही हो जाए तो ठीक है। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बन रहे तो किसी और से बन जाएगा। भाई, जो एकदम कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और जो इजी फैक्ट बेस्ड होते हैं, मतलब वो तो आपका स्किल सेट है कि आप डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो 2-4 से ही, तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। लेकिन आप इसे डिमोटिवेट मत हो कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल आ रहा है, वो आपको नहीं आ रहा, तो आप ऐसा मत सोचो और किसी को आ जाएगा वो, है ना। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था एक 1878 में, है ना। लॉर्ड लिटन करके एक वायसराय होता था भारत का उसके समय। तो वो लॉर्ड लिटन एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। दरअसल क्या हुआ था, 1875 के आसपास, 1875 के आसपास भारत में अकाल पड़ा। अब भारत की प्रेस ने लोकल भाषा में ब्रिटिश नीतियों का क्रिटिसिज्म करना चालू किया कि भैया आपकी वजह से अकाल पड़ा है। अब अंग्रेज इंग्लिश तो पढ़ लेते थे, लोकल भाषा के न्यूज़पेपर में उनके खिलाफ जो क्रिटिसिज्म होता था वो उनको समझ में नहीं आया था। इसलिए उन्होंने सोचा कि भैया भारत के लोग हमारे खिलाफ क्रिटिसिज्म करें, ऐसा हम होने नहीं देंगे। तो लोकल भाषा में छपने वाले अखबारों पे के लिए अपन एक एक्ट ले आते हैं, जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा गया। अगर उसमें किसी ने भी कुछ अपने खिलाफ लिखा तो उसको जेल भेज देंगे, उसके ऊपर जुर्माना लगाएंगे। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब लाया गया था, तब जो काउंसिल थी जिसको दिखाया गया कि भैया हम ये एक्ट ला रहे हैं, उसमें भारत के कौन से मेंबर थे?
ज्योतिन्द्र मोहन टैगोर थे। इन्होंने भी कहीं ना कहीं इस एक्ट को पास होने दिया। बाय द वे इनका रविन्द्रनाथ टैगोर से कोई लेना देना नहीं है। ये एक जमींदार हुआ करते थे, बंगाल के बहुत पॉपुलर, और ब्रिटिश के लॉयलिस्ट होते थे। तो ब्रिटिश शुरुआत के दौर में केवल ऐसे ही लोगों को अपनी काउंसिल में रखते थे जिनके लॉयलिस्ट होते थे, जो उनके खिलाफ दिक्कत नहीं करेंगे। इसलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भारत के हित में नहीं था। तब भी इन्होंने काउंसिल में अप्रूवल के लिए जो है जब बैठे तो ज्योतिन्द्र मोहन टैगोर उसमें क्यों शामिल थे? क्योंकि ये इसका विरोध तो करने नहीं वाले, ये ब्रिटिश के लॉयलिस्ट है ना। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ये कहीं ना कहीं था। औद्योगिक क्रांति के दौरान हस्तकला का स्थान विद्युत मशीनों ने ले लिया। बिल्कुल सही है भाई, तभी तो इसको आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोल रहे हो, क्योंकि इंडस्ट्री आई। औद्योगिक देश अपने उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे मालों की आपूर्ति के लिए अन्य देश पर निर्भर होते थे। यही तो लेने भारत से लोग आए थे। भारत से कॉटन इंडिगो इसलिए तो लेते थे ताकि भारत से कच्चा माल ले जाके वहां पे अपना सामान बनाए। कारखानों में मशीनरी की सहायता से बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। आप लाए इसलिए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ताकि आप हाथों की अपेक्षा कम बना पाती थी चीजों को, यहां पे आप मास लेवल पे प्रोडक्शन कर पाओगे। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट अपने सही हैं। ये क्वेश्चन आए थे। डोमिनेट किया प्राचीन इतिहास ने, और प्राचीन इतिहास में भी डोमिनेट किसने किया? प्राचीन इतिहास में भी डोमिनेट करा किसने? भाई साहब आपकी स्थानों वाली उसने। ये एनालिसिस लेने का आप सोच रहे होगे कि मैं जल्दी जल्दी में करा रहा हूं, बेटा ये उनको देखना चाहिए जो इस साल के प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं और जिनको थोड़ा पैटर्न समझना है, अंत समय में रिवीजन करना है। आप यूपीएससी के लिए भी इस पीडीएफ से सारी चीजों को तैयार कर लेना, है ना। आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे ये, है ना। और ये अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन तो है, जहां पे आपको डिटेल से सारी चीजें हर सब्जेक्ट की पढ़ाई जाती हैं। मतलब आप सोचो, इस प्लेटफॉर्म से पढ़ के रैंक 1 का सिलेक्शन हुआ, 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 20,000 रुपए में मिल रहा है। मतलब बहुत अफोर्डेबल चल रहा है सिस्टम। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि इन सारी चीजों ने आपकी हेल्प की होगी। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। कमेंट सेक्शन में मुझे आप इसका फीडबैक दीजिएगा।